फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस या ईएमपी पाथवे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। साइकिल पर जाने से पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे कि एक्चुअल में ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है। तो देखो, अगर आप ग्लाइकोलाइसिस वर्ड को देखेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस वर्ड जो है उसमें ग्लाइको जो वर्ड है उसका अर्थ होता है शुगर या ग्लूकोज या हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, एंड लाइसेंस का मीनिंग होता है टूटना। तो हम सीधा सिंपल कह सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज जो है वो ब्रोकन डाउन होता है, टूटता है और एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। दूसरा जो नाम हमने इसका लिया ईएमपी पाथवे, तो हम इसको ईएमपी पाथवे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी फुल फॉर्म है एम्डन, मेयरहॉफ एंड पार्नास पाथवे। ये तीन वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी और इन तीनों के जो इनिशियल्स हैं उसके नाम पर इनको ईएमपी पाथवे कहते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि ईएमपी पाथवे होता क्या है। अब बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। तो जब ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है तो उसमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो पायरुवेट मॉलिक्यूल में टूटता है, एटीपी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, एनएडीएच बनता है एंड वाटर भी यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो ये सारे जो हैं वो ग्लाइकोलाइसिस के एंड प्रोडक्ट होते हैं। तो ये प्रोसेस कहाँ होती है? ये प्रोसेस होती है सेल के साइटोप्लाज्म में और इसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो सीधा सिंपल हम कहें कि ये दोनों ही जब ऑर्गेनिज्म में हो रही है, एरोबिक ऑर्गेनिज्म एंड एनाएरोबिक ऑर्गेनिज्म, तो जब ये एरोबिक कंडीशन में होती है तो हम इसको बोलते हैं एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, और अगर ये एनाएरोबिक कंडीशन में होती है तो हम इसको बोलते हैं एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। अब बात करते हैं इसकी फेजेस की। तो ये बेसिकली दो फेजेस में डिवाइडेड है, एनर्जी रिक्वायरिंग फेज एंड एनर्जी रिलीजिंग फेज। तो दोनों फेज एक्चुअल में क्या है वो देख लेते हैं। तो पहला जो है आपका वो है एनर्जी रिक्वायरिंग फेज, यानी कि ऐसी प्रावस्था, ऐसी फेज जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस फेज में एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो रीअरेंज होते हैं, ठीक है। इसके साथ में दो फॉस्फेट ग्रुप जो हैं वो अटैच होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जब शुगर में फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है तो शुगर मॉडिफाई हो जाती है और हम उसको फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कहते हैं। ये एक अनस्टेबल शुगर है जो कि ब्रोकन डाउन हो जाती है और 3 कार्बन की दो शुगर का फॉर्मेशन करती है। अब यहाँ पर फॉस्फेट का यूज़ होता है तो एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट होती है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि यहाँ पे एटीपी कंज्यूम हुई है। तो एटीपी जो है वो एनर्जी की फॉर्म है, तो इन फेजेस को हम एनर्जी रिक्वायरिंग फेज कहते हैं। इसके अंदर जो स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के, जो 5 स्टेप्स हैं उनमें से 5 स्टेप जो हैं वो एनर्जी रिक्वायरिंग फेज के होते हैं, जो इनिशियल होते हैं, जिनमें से 5 जो स्टेप एनर्जी रिक्वायरिंग फेज के हैं वो है, फर्स्ट वन इज फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण। सेकेंड वन इज आइसोमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो आइसोमराइज होता है। थर्ड वन इज फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यानी कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में फॉस्फेट ग्रुप आकर के ऐड होता है। फोर्थ वन इज क्लीवेज ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इस स्टेप में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्लीव होता है, टूट जाता है। एंड लास्ट वन इज आइसोमराइजेशन ऑफ डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट, यानी कि जो DHAP है उसका आइसोमराइजेशन हो जाता है। तो ये जो 5 फेजेस हैं, 5 स्टेप्स हैं, वो 5 स्टेप कहाँ पर आते हैं? ये 5 स्टेप आते हैं एनर्जी रिक्वायरिंग फेज में, यानी कि इनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और जो दूसरी फेज है जिसको हम बोल रहे हैं एनर्जी रिलीजिंग फेज, यानी कि जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 3 कार्बन शुगर में कन्वर्ट हो जाता है तो ये जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है वो एक सीरीज से गुजरते हुए पायरुवेट का फॉर्मेशन करते हैं और इस रिएक्शन में 2 एटीपी मॉलिक्यूल और एक एनएडीएच मॉलिक्यूल जो है वो बनता है। तो यहाँ पर एटीपी फॉर्म हो रही है, एटीपी का निर्माण हो रहा है, तो हम यहाँ कह सकते हैं एनर्जी बन रही है, तो इसको हम एनर्जी रिलीजिंग फेज कहते हैं। तो ये जो फेज़ है ये 2 बार होती है।
कैसे होती है 2 बार? जब हम 6 स्टेप के अंदर जाते हैं तो छठे स्टेप्स के अंदर जब जाते हैं तो 2-3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें सेम प्रोसेस होती है। तो जो भी वहाँ पर बन रहा है, चाहे वो ATP हो चाहे वो NADH हो, वो हमेशा डबल बनता है। कैसे, वो अभी हम आगे के स्टेप में देखेंगे। तो यहाँ पर ATP और NADH जो है वो डबल बनता है। यहाँ पर भी जो है 5 स्टेप्स होते हैं। ये 5 स्टेप्स जो हैं वो हैं, डिटेल में देखने से पहले एक बार हम इनके नाम देख लेते हैं। जो 6 स्टेप्स 6 से 10th वाले स्टेप जो हैं वो एनर्जी रिलीजिंग फेज में आते हैं, जिसमें पहला जो है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। दूसरा जो है वो है ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम 1,3-bis फॉस्फोग्लिसराइड टू ADP। यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन होता है। थर्ड वन इज आइसोमराइजेशन ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि 3 PGA यहाँ पर आइसोमराइज होता है। फोर्थ वन इज डिहाइड्रेशन ऑफ 2 PGA, यहाँ पर 2 PGA जो है उसका डिहाइड्रेशन होता है। और लास्ट स्टेप जो है वो ये है कि जो फॉस्फेट ग्रुप है उसका ट्रांसफ़र फॉस्फोइनोल पायरुवेट से ADP में होता है। यहाँ पर भी ATP का फॉर्मेशन होता है। अब जो है हम इन पूरे के पूरे जो ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप्स हैं इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो पहला जो स्टेप है वो है फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि यहाँ पर ग्लूकोज में फॉस्फोरिलेशन होता है। अब फॉस्फोरिलेशन है क्या? फॉस्फोरिलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कह सकते हैं कि जो फॉस्फेट ग्रुप है वो फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर ऐड होता है। किससे ऐड होता है? देखिए, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और ये ATP है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई भी फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ये वाला ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। लेकिन एंजाइम हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ATP से एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ग्लूकोज के छठे कार्बन के ऊपर जाकर के अटैच हो जाता है। तो ये जो ग्लूकोज था वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर जो चीज़ हमें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि एंजाइम जो यहाँ पर काम कर रहा है वो हेक्सोकाइनेज है। काइनेज एंजाइम हमेशा फॉस्फोरिलेशन में हेल्प करता है। जहाँ भी फॉस्फोरिलेशन होता है उसमें ATP हमेशा फॉस्फेट को देता है। तो ATP जब फॉस्फेट देता है तो ATP कन्वर्ट हो जाता है ADP में, और जो यहाँ से एक फॉस्फेट निकला था वो जाकर के मॉलिक्यूल में कहीं पर अटैच हो जाता है। तो क्योंकि ये मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है तो ग्लूकोज के छठे कार्बन पर जाकर यहाँ पे फॉस्फेट अटैच हो जाता है। आई होप ये स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि है हमारा सेकेंड स्टेप, जो कि है आइसोमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पर देखिए क्या होता है, इसके अंदर जो है आइसोमराइजेशन हो रहा है। आइसोमराइजेशन में जो एंजाइम हेल्प करता है वो है आपका फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज, नाम से पता चल रहा है। आइसोमरेज एंजाइम आइसोमराइजेशन में हेल्प करता है, जिससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये तो सीधा सीधा हमें रिएक्शन दिख रही है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। बट एक जो चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है वो ये है, देखिए कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो 6 कार्बन रिंग 6 मेंबर वाली रिंग है, जबकि जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो 5 मेंबर वाली रिंग है। तो एक्चुअल में जब ये आइसोमराइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज, तो ये जो रिंग है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की, ये रिंग ओपन होती है। और ओपन होने के बाद जब वह रिंग वापस से क्लोज होती है तो जो पहला कार्बन है ये पहला कार्बन रिंग के बाहर चला जाता है। इसलिए जो 6 कार्बन वाली रिंग थी वो 5 कार्बन वाली रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आइसोमराइजेशन जब होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, तो 6 मेंबर रिंग वाला जो मॉलिक्यूल है वो 5 मेंबर रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब हम चलते हैं तीसरे स्टेप के ऊपर। जो तीसरा स्टेप है वो है फॉस्फोरिलेशन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यानी कि यहाँ पर हम फॉस्फोरिलेशन की बात कर रहे हैं। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी हम फॉस्फोरिलेशन की बात करते हैं तो जो चीज़ हमें याद रखनी है वो है कि यहाँ पर जो भी एंजाइम वर्क करेगा वो है
काइनेज एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर जो है फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, तो यहाँ पर जो एंजाइम काम करेगा वो है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। यहाँ पर जो ATP है वो ATP अगेन मैंने आपको पहले भी बताया था कि फॉस्फोरिलेशन में ATP जो है वो फॉस्फेट प्रोवाइड कराती है। तो ये जो मॉलिक्यूल था फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये फॉस्फोरिलेशन की वजह से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। ATP जो है उसने अपना एक फॉस्फेट दे दिया है, तो ATP कन्वर्ट हो गई ADP में। एंजाइम काम कर रहा है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और मैग्नीशियम की प्रेजेंस में ये चीज़ हो रही है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 कार्बन के ऊपर फॉस्फेट प्रेजेंट था। ATP ने जो दूसरा फॉस्फेट दिया वो जाकर के फर्स्ट के ऊपर अटैच हो गया। तो 2 यहाँ पर फॉस्फेट अटैच हो गए, कौन कौन सी पोजीशन पर, फर्स्ट और 6th पोजीशन पर। इसलिए जो पहले फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था वो कन्वर्ट होकर के फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 3, जहाँ पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि है आपका क्लीवेज ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पर क्या होता है, जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, देखिए एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये जो है 2 मॉलिक्यूल में 2 शुगर कंपोनेंट के अंदर जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, जो कि एक दूसरे के आइसोमर हैं। एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं DHAP, और दूसरा जो है वो है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन ये हो रही है कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है वो एल्डोलेज की प्रेजेंस में DHAP एंड GAP के अंदर ब्रोकन डाउन हो रहा है, टूट रहा है। तो यहाँ पर क्लीवेज हो गया है, विदलन हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ पर देखिए 2 मॉलिक्यूल बने थे, कौन कौन से 2 मॉलिक्यूल थे, DHAP एंड GAP। अब जो है यहाँ से ही जो है मेन प्रोसेस स्टार्ट होती है, क्योंकि आगे जाकर जो भी प्रोडक्ट बनने वाले हैं वो डबल बनेंगे। क्यों डबल बनेंगे वो यहाँ पर आपको समझना है। देखिए जो GAP है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये एक अकेला मॉलिक्यूल है जो कि ग्लाइकोलाइटिक पाथवे को कंटिन्यू करता है, या हम कहें कि GAP ही जो है वो आगे ब्रोकन डाउन होता है, और जो DHAP है वो इसका आइसोमर होता है। तो इस वजह से जो DHAP है वो ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में GAP में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि अगर DHAP जो है वो GAP में कन्वर्ट नहीं होगा तो इसको यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन इसको जो है ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में बना रहना है, इस वजह से ये क्या करता है, DHAP जो है ये भी GAP के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर 2 GAP मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो 5वें स्टेप में जब 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं तो आगे जो भी प्रोसेस हो रही है उसमें हर प्रोडक्ट डबल बनेगा, हर जगह डबल जो है प्रोडक्ट बनेंगे। इस वजह से इससे आगे की जो प्रोसेस है उसको हम 2x के रूप में शो करते हैं। अब चलते हैं हम आगे। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि यहाँ पर जो है DHAP आइसोमराइज होकर के GAP में कन्वर्ट हो गया है। 6th जो स्टेप है वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ऑफ GAP जो है वो है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। जो एंजाइम यहाँ पर काम करता है वो है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। 2 काम यहाँ पर ये एंजाइम करता है। यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले जो GAP है, ये GAP क्या करता है, ये इस NAD के कारण ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। और जो दूसरा काम होता है वो होता है, यहाँ पर देखिए एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच हो गया है। तो यहाँ पर पहले एक फॉस्फेट अटैच था और यहाँ पर जो है अब फर्स्ट कार्बन पर भी आकर के फॉस्फेट अटैच हो जाता है। तो ये 2 काम यहाँ पर हो रहे हैं जो कि कर रहा है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है। ये एंजाइम का देखिए यहाँ पर पूरा नाम है। ये एंजाइम जो है यहाँ पर काम कर रहा है। तो पहला आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि GAP का ऑक्सीडाइजेशन हुआ है, जिसको ऑक्सीडाइज किया है NAD ने, और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो है फॉस्फोराइलेशन हुआ है और फॉस्फेट ग्रुप का एड ऑन यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ यहाँ पर हुई जिससे जो NAD है, अब जब यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं तो ये जो एंजाइम है GAP-DH एंजाइम, ये एंजाइम क्या करता है, इस NAD की
को हेल्प करता है। किस चीज़ में? ये NAD क्या करता है, ये NAD यहाँ से एक हाइड्रोजन को पुल करके अपने पास ले आता है और ये NAD NADH के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा 6th स्टेप। और यहाँ पर जो भी प्रोसेस होगी, क्योंकि आपने देखा था कि जो DHAP था वो 5th स्टेप के अंदर GAP में कन्वर्ट हो गया था, तो अब जो भी प्रोसेस होगी उसमें अगर कोई मॉलिक्यूल बनता है तो वो 2 बनेंगे। तो यानी कि यहाँ पर जो NADH बने हैं उनको हम 2 काउंट करेंगे, 2 NADH का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इससे जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था वो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है हमारा 7th स्टेप, जिसमें कि 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है उसमें से जो फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है? ADP में। यहाँ पर अब जो स्टेप्स चल रहे हैं वो कौन सी फेज़ के स्टेप चल रहे हैं? वो फेज़ है, मैंने आपको बताया था, एनर्जी रिलीजिंग फेज़। तो यहाँ पर जो ADP है उसका कन्वर्जन ATP में होता है। तो इसके कन्वर्जन के लिए ये जो पहला कार्बन था 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट का पहला कार्बन इसमें ऐड ऑन हो जाता है, तो यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। तो पहले कार्बन से फॉस्फेट हट गया, इसलिए ये 1 जो है यहाँ से हट जाएगा और ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज की प्रेजेंस में फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ADP के अंदर ऐड ऑन होकर के उसको ATP में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर ATP कितनी बनेगी? यहाँ पर 2 ATP मॉलिक्यूल बनेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 GAP मॉलिक्यूल थे और हम एक GAP मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो एक GAP मॉलिक्यूल होगा तो एक ATP बनेगी। यहाँ पर 2 GAP मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर 2 ATP का फॉर्मेशन होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर। जो नेक्स्ट स्टेप है आपका 8th स्टेप, जो कि है आइसोमराइजेशन ऑफ 3-PGA, यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है यहाँ पर उसका आइसोमराइजेशन होता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। उसके लिए एंजाइम यहाँ पर काम कर रहा है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम जो है वो एक आइसोमरेज एंजाइम है जो कि आइसोमराइजेशन में हेल्प करता है। बट ये एंजाइम क्या करता है? फॉस्फेट ग्रुप के ट्रांसफ़र में हेल्प करता है। तो यहाँ पर देखिए 3 फॉस्फोग्लिसरेट इसलिए कह रहे थे क्योंकि तीसरे कार्बन पर यहाँ पर फॉस्फेट था। 2 फॉस्फोग्लिसरेट इसलिए कहेंगे क्योंकि वो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है वो 2nd कार्बन पर चला गया। तो एक्चुअल में ऐसे सीधे ही जो है यहाँ पर फॉस्फेट का ट्रांसफ़र नहीं होता है। सबसे पहले ये म्यूटेज एंजाइम जो है वो क्या करता है? यहाँ 2nd के ऊपर एक फॉस्फेट को ऐड ऑन कर देता है 2nd कार्बन पर। जैसे ही 2nd कार्बन पर फॉस्फेट ऐड ऑन होता है, ये क्या करता है? 3rd कार्बन वाले फॉस्फेट को रिमूव कर देता है, जिससे कि जो 3-PGA है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, वो 2 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था हमारा 8th स्टेप। अब चलते हैं हम अगले स्टेप में, जो कि है हमारा 9th स्टेप, डिहाइड्रेशन ऑफ 2-PGA। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? सीधा सिंपल यहाँ पर जो है वाटर मॉलिक्यूल की रिमूविंग हो रही है, वो यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर देखिए इनोलीज एंजाइम वर्क करता है और यहाँ पर एक H यहाँ से और एक OH यहाँ से रिमूव कर देता है, जिससे कि जो 2-PGA है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट है, वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से जो H2O निकला है वो यहाँ पे एंड प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है। अगेन यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 H2O मॉलिक्यूल का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। तो जब भी वाटर निकलता है तो उस प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। अब जो है वो है लास्ट प्रोसेस, जो कि है लास्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस का, जिसमें कि फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफ़र फॉस्फोइनोल पायरुवेट से ADP में होता है। तो यहाँ पर ADP में फॉस्फेट जा रहा है, तो अगेन जो है यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। जो एंजाइम यहाँ पर काम करेगा वो है पायरुवेट काइनेज एंजाइम। ये पायरुवेट काइनेज एंजाइम क्या करेगा? यहाँ से जो है फॉस्फेट को निकाल कर उसको ADP को दे देगा और ADP जो है वो यहाँ पर ATP में कन्वर्ट हो जाएगी। अगेन यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं? 2 ATP यहाँ पर बन रही है और फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो
पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही पायरुवेट मॉलिक्यूल बनता है वैसे ही ग्लाइकोलाइसिस जो है वो एंड हो जाती है। तो ये जो है 10 स्टेप थे ग्लाइकोलाइसिस के, जिसमें ग्लूकोज जो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल वो 3 कार्बन पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब ग्लाइकोलाइसिस का रिजल्ट क्या है, देखिए यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है। जैसे ही ग्लाइकोलाइसिस एंड होती है 2 ATP बनती है, 2 NADH बनता है, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ यहाँ पर 2 H2O भी बनते हैं। तो देखिए जो 2 ATP बन रही है वो कैसे बन रही है। स्टेप 1 और 3 में जो है 2 ATP कंज्यूम हुई थी, ठीक है, और स्टेप 7 और 10 में 4 ATP बनी थी। तो 4 ATP तो बनी 7वें और 10वें स्टेप में और 2 ATP फर्स्ट और थर्ड में यूज़ हो गई। तो इसको अगर हम माइनस करते हैं तो नेट जो ATP हमारे पास बन रही है वो बन रही है 2 ATP। तो 2 ATP यहाँ पर बनी, 2 NADH बनी और 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल और साथ ही साथ 2 यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। तो यह है रिजल्ट जो है ग्लाइकोलाइसिस का। एक बार हम इसका ओवरव्यू अगेन देख लेते हैं। देखिए क्या हुआ। जो 10 स्टेप है, फर्स्ट स्टेप जो है ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो ग्लूको आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। थर्ड स्टेप में फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें यहाँ पर एल्डोलेज की प्रेजेंस में ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और DHAP का फॉर्मेशन हुआ। ये नेक्स्ट स्टेप जो है 5th स्टेप, जिसमें आइसोमराइजेशन होकर के जो DHAP है वो GAP में कन्वर्ट हो गया। तो इससे नीचे की जितनी भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम 2x करके देखते हैं, यानी कि डबल होगी, क्योंकि जो प्रोसेस यहाँ हो रही है वो प्रोसेस यहाँ भी होगी। यहाँ पर GAP जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स हैं। जो छठा स्टेप है उसमें ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है। 7वें स्टेप में ग्लिसरोकाइनेज जो है वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा। 8th स्टेप में फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज जो है वो 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा। देन 9th स्टेप में इनोलेज की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे और ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट में बदल जाएगा। और लास्ट में पायरुवेट काइनेज की प्रेजेंस में जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। जो चीज़ यहाँ पर याद रखने वाली है वो ये है ATP का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ हुआ। देखिए 7th स्टेप में और 10th स्टेप में ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। जो 6th स्टेप है उसमें NADH का फॉर्मेशन हो रहा है। जो 9th स्टेप है उसमें H2O बन रहे हैं, यानी कि H2O का रिमूवल हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। और जो फर्स्ट और जो थर्ड स्टेप है उसमें ATP कंज्यूम हो रही है। तो याद रखिए ATP कहाँ कंज्यूम हो रही है, ATP कहाँ पर बन रही है, कहाँ NADH का फॉर्मेशन हो रहा है और कहाँ पर वाटर रिलीज हो रहा है। तो ये था ग्लाइकोलाइसिस। आई होप ये स्टेप्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए। अब बात आती है कि जो पायरुवेट यहाँ पर बना है उसका होता क्या है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद वो पायरुवेट कहाँ जाता है। तो जो पायरुवेट यहाँ पर बना है वो 3 तरीके से यूज़ में आता है। वो 3 तरीके कौन कौन से हैं। या तो एरोबिक रेस्पिरेशन में चला जाएगा, तो उससे क्या होगा, पायरुवेट जो है वो डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगा, किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम A में, और बाद में क्रेब्स साइकिल के अंदर चला जाएगा। यानी कि पहली जो चीज़ हुई वो ये हुई कि सीधा सीधा ये कहाँ चला गया, क्रेब्स साइकिल के अंदर चला गया। या फिर क्या हो सकता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो सकता है। तो पायरुवेट जो है वो लैक्टेट के साथ रिएक्ट करता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ में रिएक्ट करके लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर भी ATP मॉलिक्यूल बनते हैं। इसके बाद में थर्ड जो फेट हो सकता है, जो भविष्य इसका हो सकता है, वो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसमें जो है पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एसिटल्डिहाइड जो है वो इथेनॉल में कन्वर्ट होता है। इथेनॉल एक टाइप का अल्कोहल है, तो इसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं, जिससे कि CO2 भी यहाँ पर बनती है, ATP का प्रोडक्शन होता है। तो 3 फेट हो सकते हैं जहाँ पर पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस के बाद में जा सकता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से समझ लेते हैं कि देखिए हुआ क्या था। जो ग्लूकोज था
ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में गया साइटोप्लाज्म में, जिससे कि 2 मॉलिक्यूल एटीपी के बने। अब वो या तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा या एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा। अगर वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है तो कहाँ होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और वहाँ पर अगर वो जाता है तो वहाँ पर बनती है CO2 और H2O का फॉर्मेशन होता है, और लगभग 36 से 38 एटीपी यहाँ पर बनते हैं। अब अगर पायरुवेट जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाता है तो वो प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में। एनिमल्स में अगर प्रोसेस होगी एनारोबिक रेस्पिरेशन की तो पायरुवेट से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और अगर प्लांट में होती है तो वहाँ पर इथेनॉल और CO2 का फॉर्मेशन होता है। और थोड़ा सा इसको डिटेल में हम देख लेते हैं। देखिए, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो या तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है या फिर इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? अभी हमने पीछे देखा था कि एनिमल के अंदर जो है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो जिसमें पायरुवेट जो है वो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में लैक्टेट बनाता है, और यहाँ पर NADH जो है वो NAD में कन्वर्ट होता है। प्लांट्स के केस में क्या होता है? प्लांट्स के केस में जो इथेनॉल है वहाँ पर इथेनॉल फर्मेंटेशन होता है। पायरुवेट जो है वो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में इथेनॉल में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर भी जो है NADH का NAD के अंदर रिडक्शन होता है। तो ये दोनों प्रोसेस तो होती है जब एनारोबिक कंडीशन होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, तो उस कंडीशन में पायरुवेट का ये फेट होता है। एंड अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उस पोजीशन को हम कहेंगे एरोबिक कंडीशन, और एरोबिक कंडीशन में एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर पायरुवेट जो है वो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में CO2 और एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। यहाँ पे NAD जो है NADS के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, कोएंजाइम यहाँ पर फॉर्मेशन उसका होता है। तो ये होता है एरोबिक कंडीशन में, और जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है तो ये पायरुवेट जो है वो क्रेब्स साइकिल के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये तो था फेट जो पायरुवेट बना है उसका। लेकिन जो NADH बना है उसका क्या होता है? यहाँ पर भी दोनों ही कंडीशन आती है, एनारोबिक कंडीशन और एरोबिक कंडीशन। तो जब एनारोबिक कंडीशन होती है तो देखिए क्या होता है। एनारोबिक कंडीशन में NADH क्या होता है? एक्यूमुलेट होने लगता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को स्टॉप कर देता है, और क्या करता है? पायरुवेट खुद एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बन जाता है, लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कहाँ हुआ था? एनिमल्स में। तो इससे क्या होता है? NADH जो है वो रिसाइकल होकर NAD में बदल जाता है और ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू होती है। तो NAD में कन्वर्ट होना जरूरी है NADH का, तभी ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू होगी। तो ये कब होगा? जब कंडीशंस एनारोबिक होंगी। और अगर एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, एरोबिक कंडीशन है, तो क्या होगा? NADH जो है वो मैलेट एस्पिरेट के द्वारा मैलेट एस्पिरेट शटल या ग्लिसरोल फॉस्फेट शटल के द्वारा कहाँ जाएगा? ये NADS ट्रांसपोर्ट होकर के माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। यहाँ पर ये रीऑक्सीडाइज होकर के किस में बदल जाएगा? NAD+ में बदल जाएगा। फिर ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाकर के ATP का प्रोडक्शन करेगा। तो NADH और जो पायरुवेट है उसका क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस के बाद? आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने ये जाना कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। मैंने बहुत ही इजी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझाने की कोशिश की है। हर एक स्टेप को मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है, और आई होप अब जो ग्लाइकोलाइसिस है वो आपके लिए एक हेडेक नहीं है, आपको अच्छे से वो चीज़ समझ में आ गई है। फिर भी अगर कोई डाउट आपका यहाँ पर रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक के साथ। इजी तो हो ही जाएगा जब हम साथ में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं, तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल एंड नॉलेजफुल बॉटनी वीडियोज़। थैंक यू।